इस क्रम में सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसीज इसके पहले भी कई बार बनी और इस बार भी एजुकेशन पॉलिसी बन के आई। तो पिछली पॉलिसीज की तुलना में इस पॉलिसी में क्या खास है? तो अगर हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ऐसा क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो दूसरों से थोड़ा अलग है और इसमें एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता है? आपने बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न पहला ही पूछा। मैं हायर एजुकेशन के रिस्पेक्ट में इस पे बात करना चाहूँगा। देखिए, अभी तक हम लोगों के पास में जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन में है, उसमें हम लोग एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अपने स्पेशलाइजेशन यूजी लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं और एक जो होलिस्टिक डेवलपमेंट एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ एनी नेशन, वो जो होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हो सकता है कि हमारे पास अच्छे इंजीनियर हों, लेकिन उनके पास में अगर सोशल इश्यूज के ऊपर जानकारी प्रॉपर ना हो, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में उनकी जानकारी अच्छी ना हो, तो जो वो डेवलपमेंट करने वाले हैं, जिस तरह की वो पॉलिसी मेकिंग आगे भी जाके करने वाले हैं, जिस तरह के भी काम में वो जाएंगे, तो उसमें पूरी तरह से कई बार जस्टिफिकेशन नहीं होता। आपने देखा कि जितनी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स रहे, चाहे आप मैनेजमेंट को आप कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में बाउंड्रीज में डिफाइन नहीं कर सकते, वो उसका एप्लीकेशन का एस्पेक्ट है, उसमें ह्यूमन एंगल भी है, ह्यूमन रिसोर्स से भी डील, तो सबको कम है। एनवायरमेंटल स्टडीज है, अभी एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आप देखिए एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसमें साइंस का भी आपको नॉलेज चाहिए, उसमें आपको सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको करंट इश्यूज के बारे में मालूम होना चाहिए। केवल पोल्यूशन के बारे में स्टडी नहीं, वहां पर हंगर से लेकर के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से होते हुए आपकी लाइफ को कंफर्टेबल कैसे बनाना, सारे चीजें कवर हो जाती हैं। अब हमारे पास में जो मकैले की दी हुई एजुकेशन का सिस्टम था, वही हमने ब्रिटिशर से अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को हमने या तो इंग्लिश लिटरेचर का कह दिया, तो इंग्लिश लिटरेचर के व्यक्ति को कई बार पता नहीं कितनी आर्ट्स के बारे में जानकारी रहती है या कितनी साइंटिफिक नॉलेज रहती है, ये एक गैप सा रह जाता है, या कितने इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में। हो सकता है कि लोग जो अपने पढ़ने लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा आगे रहते हैं, वो जानकारी एकत्रित करते हैं, परंतु एजुकेशन सिस्टम से मिलता है क्या, वो अपने से जानकारी वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाने की बात हो रही है जहां पर इस तरह की जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, उनको खत्म करने की बात है। 9, 10, 11, 12 के अंदर भी कहा कि आप सब्जेक्ट्स जो है आपके पास पूरा अवेलेबल रहेंगे, इसी तरह से उसको यूजी लेवल पे भी ट्रांसलेट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की बात है। अभी क्या है कि हमारे पास बीकॉम ऑनर्स किया हुआ बच्चा है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हुआ है, इंग्लिश ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स, कई बार इतना टाइट कंपार्टमेंट हमारे बन जाते हैं, और फिर टीचर्स की भी एक टेंडेंसी फिर हो जाती है, अपने अपने सब्जेक्ट से हर एक को प्यार है, तो वो भी ये चाहते हैं कि भाई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री में ही पारंगत हो जाए स्टूडेंट, और बाकी सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाते हैं। जबकि कोई भी अच्छा केमिस्ट्री का विद्यार्थी जो होगा, अगर उसको फिजिक्स की, सोसाइटी की नीड्स नहीं पता, फिजिक्स नहीं आती है, मैथमेटिक्स नहीं आती है, सोशियोलॉजी के बारे में मालूम नहीं है, और उसका अगर उसको एक इंटरनेशनल लेवल, तो उसका कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छा कमांड भी होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी तरह से भी, मतलब हम पढ़ें इंग्लिश में लेकिन हम सोचेंगे तो अपनी मातृभाषा में, तो क्या हम इन सब सब्जेक्ट्स को अपनी मातृभाषा में ला करके इनके ऊपर पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? क्योंकि तभी हम जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको हम एक तरह से, हालांकि अभी तो व्यक्ति के निर्माण की बात है, कोई रिसोर्स की हम एग्जैक्ट कंपार्टमेंट से नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर वर्ल्ड के फोरम पे देखा जाए तो हाँ, इसको आप एक तरह से अगर मॉडर्न डेफिनेशन में कहें तो हम इसको रिसोर्स भी कह सकते हैं। हालांकि एजुकेशन का मतलब इस पॉलिसी के अंदर रिसोर्स जनरेशन, मतलब एज ए किसी ह्यूमन को ह्यूमन बनाना और उसको एक सोसाइटी का व्यक्ति बनाने की बात है, उस पर जोर है, परंतु वर्ल्ड के साथ कंपीट करने के लिए वो एस्पेक्ट भी आवश्यक कहीं ना कहीं रहता है। नॉट एग्जैक्टली के जिस तरह से डेफिनेशन उसकी पहले अभी है, तो उन डेफिनेशंस को जिनको बना रखा था उनसे बाहर निकल करके ये एक नया तरह का जिस तरह का
एजुकेशन सिस्टम वाकई इस देश को चाहिए, उस तरह का एजुकेशन में सिस्टम समझता हूँ एकेडमिक फ्रंट के ऊपर एक लाने का प्रयास है, जिसमें हम केवल वेस्ट को उसको फॉलो करते हुए नजर ना आए, या रोट लर्निंग की तरफ ना जाएं, बल्कि हमारे पास किस ट्रेजेक्टरी में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के माध्यम से जाना है, वहां जाने का चांस रहे। हो सकता है कि कोई साइंस का विद्यार्थी म्यूजिक में अच्छा हो सकता है कि कोई साइंस का विद्यार्थी अच्छा स्पोर्ट्समैन हो। अभी क्या है कि स्पोर्ट्समैन है तो इसका मतलब है कि ज्यादातर वो जो है वो आर्ट्स के विषय लेता है, उसको ऐसे लगता है कि शायद ये आसान तो कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है, उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये सब बाउंड्रीज को तोड़ करके एक ऐसी शिक्षा नीति आए जिससे कि पूरा सेंसिटाइजेशन भी होगा बच्चों का, और यहां तक नहीं, पूरी सोसाइटी के सेंसिटाइजेशन में पहले अपनी फैमिली, फिर अपनी सोसाइटी, और फिर भारत के लिए भी उनका कोई लगाव बने, अपने देश से लगाव होना, अपने देश से प्रेम होना, पूरी विश्व के एक पॉपुलेशन से उसका उस पर विश्वास होना, उससे लगाव होना बहुत आवश्यक है। तो ये लिंक करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो कंपार्टमेंट्स को खत्म हो जाना, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या जिनको को करिकुलर ज्यादा बेहतर शब्द कई बार कहा जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज का भी अपने मेन करिकुलम में सम्मिलित करने का एक प्रयास होना। अभी क्या है कि अगर आप आज की तारीख में देखें, जो पहले की शिक्षा नीति रही है, वोकेशनलाइजेशन या स्किल डेवलपमेंट को बाकी एजुकेशन से अलग करके देखा गया, या इनोवेशन को एक अलग तरह का एक माध्यम मान लिया कि ये तो कोई कोई लोग ही कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी अपने किसी भी विषय में, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या कोई कामगार भी जो उस काम को करता है, वो जानता है कि व्हाट टाइप ऑफ इनोवेशंस कैन हेल्प टू डू दैट वर्क इन ए मोर प्रॉपर वे। आप देखिए ना कि हम किसी एजुकेटेड बीए से अगर रिक्शा चलाने के लिए भी कह देंगे तो हो सकता है कि उससे रिक्शा ठीक से नहीं चलेगी, क्योंकि उसको ये चीज सिखाई, ये तो व्यक्ति के अंदर अपने से आएगा, वो करेगा। तो बहुत सारे स्किल्स ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे कामगार के काम ऐसे हैं, और उनका लिंकिंग और उनके साथ जुड़ाव हो जाए, ऐसा अगर प्रावधान आए और हम सारे इस इक्वलिटी की तरफ जाएं, जहां पर सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास, जेंडर बायसेस जो हैं, उनको खत्म करते हुए एक नए एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाएंगे, ऐसे सिस्टम की तरफ जाएंगे जो जिसमें भारतीयता झलकेगी, जिसमें हमारी नीड्स झलकेंगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसकी एक कमी रहती है, उसको आप कमी की तरह से कहें या उसकी इंटेलिजेंस को कह दें, कि सस्टेनेंस ऑफ लाइफ उसका पहला धर्म है। हंगर मिटाना है, अच्छा रहन सहन चाहिए, उसके बाद में कंफर्ट भी चाहिए। तो सारी डेवलपमेंट का मॉडल जो है वो तो सस्टेनेंस ऑफ लाइफ अचीव करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट की तरफ जाता है, वो अपने कंफर्ट की तरफ जाता है। तो इन सबको अचीव करना, और ये ध्यान रखते हुए कि उस डेवलपमेंट की वजह से या उस मेकिंग योर लाइफ कंफर्टेबल, आप सोसाइटी का या बाकी सारे समाज का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, अपनी फैमिली का कोई नुकसान तो नहीं कर रहे, इसकी जागृति करना व्यक्ति में बहुत आवश्यक है। हमारे देश का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सब चीजों को, विषयों को बीच में लाना। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक एजुकेशन पॉलिसी एकेडमिक फ्रंट पे एक नया एक्सपेरिमेंट ही नहीं, भारतीय विश्वास है कि ये नीड है। आप इसको, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट इसको कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है, नहीं, मैं समझता हूं कि ये हमारी जरूरत है, समय की समय की जरूरत जरूरत है। जी, बहुत अच्छे से सर आपने इस पर प्रकाश डाला। आपने बात करते में दो तीन बार समाज को जोड़ने की बात की। कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास समाज का हो, ये भी उद्देश्य इस शिक्षा नीति का है। इससे रिलेटेड ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या प्रोविजंस हमारे शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में किए गए हैं जिससे जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जेंडर की वजह से पिछड़े, चाहे महिलाओं की बात करें या पिछड़े वर्ग की बात करें, जो सोशली डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स हैं, उनके लिए क्या प्रावधान इसमें किए हैं जिससे उनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और एजुकेशन का लाभ उनको भी पूर्ण रूप से मिले। देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप इस देश की कोई भी सर्वे उठा के देख लें, तो वो सर्वे खुद ही कहता है कि इसमें 10 से 11% ही लोग उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग से आते हैं। तो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है।
अब कोई भी ऐसा प्रावधान जिसमें ये कहें कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है हायर एजुकेशन को लेके जाना चाहते हैं और ऐसी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज वहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं या इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और हम ये एम बनाते हैं कि हमको इस जीआर को बढ़ा करके ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 50% ले जाना है, तो मैं समझता हूं कि जिस दिन हम इसको अचीव करेंगे, अगर हमने एम बनाया, अगर हम 50 पे ना भी पहुंचे 40 पे पहुंचे, तो ऑलरेडी जो सेक्शन जिसको आप सशक्त सेक्शन कह रहे हैं वो तो एजुकेशन में सिस्टम में सम्मिलित हो ही चुका है। तो नेचुरली जब ये जीआर रेशो बढ़ेगी तो अब इसका लाभ तुरंत सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लास को मिलेगा। और जैसा प्रावधान किया, अगर उसको वाकई इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी अचीव किया कि हमने कहा कि हम तो 6% जो है अपना जीडीपी का लगाएंगे, चाहे उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करेंगी या उसमें बाकी सारे फैक्टर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के मिला करके भी, तो मुझे लगता है कि अगर ये सेंटर और स्टेट्स के अंदर और बाकी एजेंसीज में कोई इस तरह का सेंट्रल तरीके से भी कोऑर्डिनेशन बन जाए और नीयत सबकी ठीक हो और इसमें जितना पैसा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हिसाब से लगाना चाहिए, अगर वो पैसा लगा तो देश का विकास भी होगा, व्यक्ति का निर्माण भी होगा और जिन सेक्शंस के बारे में आपने प्रश्न किया वो हमारे मेन स्ट्रीम में आ भी जाएंगे। इसी से इसी के संदर्भ में चूंकि आपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की, तो ऐसे कौन से प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में है जिससे जीआर को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए? अभी भी देखिए तो लगभग 26% ही जीआर है हमारा, 25.3% से बढ़ के 26.3, लगभग 26.5% है। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें करने की आवश्यकता है जिससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इम्प्रूव हो, जो हमारा देखिए टारगेट है 50% तक, तो कैसे जा सकते जी, मैं आपको बताऊं, देखिए अभी जैसे शिक्षा व्यवस्था है, इसके 3 बिंदु बताता हूं आपको। अभी जैसी शिक्षा व्यवस्था है तो उसके अंदर आपने ज्यादातर अगर आप देखें तो हमारे पास आप कह सकते हैं कि भाई टेक्निकल एजुकेशन और जो हमारी रेगुलर बाकी बीए है, बीकॉम है, इस तरह के एजुकेशन के प्रावधान है। अभी बहुत बड़ा सेक्शन तो ऐसा है जिसके पास स्किल्स हैं, जिसके पास कार्य करने की क्षमता है, वो केवल इस वजह से क्योंकि उसके पास में या तो अंग्रेजी या हिंदी में ही पढ़ने का क्योंकि प्रावधान है, तो उसमें जाने की क्षमता नहीं रहती। तो जैसे जैसे उसकी रीजनल लैंग्वेज सेकंड बायलैंग्वेज इसको किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएंगे, जैसा इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है, तो आपके पास में जो हिच है लोगों में कि भाई स्कूल तक भी अगर बहुत मुश्किल से पहुंचे, अगर स्कूल किया भी तो स्कूल से फिर हायर एजुकेशन में हैं? नहीं जाना, तो उसके कारण क्या है? क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट लर्निंग जो है वो या तो आपके रहने के स्थान से बहुत दूर हैं, तो एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे तो आपके घर के पास पहुंचेंगे। दूसरा ये है कि आपके पास में जिस लैंग्वेज में आप सोचते हैं, समझते हैं या कंफर्टेबल हैं, उसमें हायर एजुकेशन आए, तो इससे प्रावधान मतलब इससे धीरे धीरे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लोग इनकरेज होंगे, वो इसमें आएंगे। तीसरा ये है कि अभी भी हम चाहे कितना भी कहें, पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से बहुत ज्यादा दूर, और खास तौर पे गर्ल चाइल्ड के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये बात। तो शिक्षा अगर उसको उसके द्वार पे मिलेगी, और फिर इसमें तीसरा प्रावधान है, हालांकि उसमें कई टीचर ऑर्गेनाइजेशन बात भी करती हैं, आईसीटी का सम्मिलित करना। तो हमारे पास में ये विकल्प ये सोच करके आपको जरूर रखना चाहिए। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में, दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में हम हमारे पास रेगुलर कॉलेजेस हैं। रेगुलर कॉलेज के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल भी है और एक हमारे पास में नॉन कॉलेजिएट एजुकेशन वुमेन बोर्ड है, एनसीडब्ल्यू। तो उसमें कितनी गर्ल स्टूडेंट्स आप समझिए, क्योंकि हम कितना भी अपने आप को प्रोग्रेसिव दिल्ली में भी रह के कह लें या कितना ही हम आपको आपको ओपन कह लें, फिर भी एक तरह की बंदिश हमारे समाज में हालांकि कुरीति है, इससे भी बाहर आएंगे। तो जैसे जैसे इसमें एजुकेशन बढ़ेगी और खास तौर पे महिलाएं सशक्त होंगी, तो अपने आप ही
घर की जो बेटियां हैं वो निकल करके शिक्षा के क्षेत्र में, और एक बार ये नंबर बढ़ा तो आप समझ सकते हैं कि जीईआर भी अचीव होगा, और उनके लिए अगर सुविधा रहेगी एक बार एजुकेशन में आने के लिए, तो फिर तो वो मेन स्ट्रीम के अंदर भी आकर के बहुत अच्छे काम करने की क्षमता उनमें है। तो इससे मुझे लगता है, इससे एक उम्मीद बनती है कि इससे ओवरऑल जो है जीईआर बढ़ सकता है। तो अच्छे प्रावधान हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे ले जाने की आवश्यकता रहेगी। अब कई बार कई टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये समझती हैं कि जॉब रिप्लेस हो जाएंगे। मेरा कहना ये है कि जो मिक्सचर में आएगा, दोनों का मिक्स में आएगा, आज की तारीख में भी है ना, आज की तारीख में भी मतलब ओपन लर्निंग सेंटर्स हैं, लेकिन अगर ओपन लर्निंग सेंटर्स के माध्यम से, जहां सिर्फ हम किताब से आज पढ़ते हैं, अगर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से और अच्छे टीचर्स के भी और सबके लेक्चर्स उन लोगों को जो दूर दराज के इलाकों में रह करके और अपने काम को साथ करते हुए, क्योंकि एक आप ये भी समझिए कि बहुत बड़ा कारण है शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का शिफ्ट होने का या कस्बों से बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट होने का, क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उन जगहों पे नहीं है। नहीं है। तो उनको आने के लिए, वहां पर बसने के लिए फिर वो प्रोत्साहन भी देता है, और वो अपना काम जो है वो उसको छोड़ के, निग्लेक्ट करके फिर वहां आते हैं, उससे उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर भी उनके पेरेंट्स पे पड़ते हैं। तो हमको इसको ऐसा एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, और ये करने की इसमें प्रावधान किए हैं। मेरे को लगता है हमारे जो 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है कि शिक्षा आपको आपके घर के नजदीक मिले, तो ये जीआर बढ़ेगा। ये तो आपने जो बिंदु रखे उसमें एक रोल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी आता है, क्योंकि इन सब चीजों को क्रिएट करने के लिए काफी पैसे की जरूरत है, जो कि सरकार को लगाना है। और सरकार ने प्लान भी रखा है कि 6% ऑफ जीडीपी हम एजुकेशन पे स्पेंडिंग करेंगे, जो अभी के हिसाब से काफी एम्बिशियस टारगेट है। अब उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी, क्योंकि पॉलिसी आई है, स्टेट की भी भागीदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से स्टेट्स इसमें उतना सपोर्टिव नहीं होते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, देखिए उसके ये लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, ये एक अपने आप में चैलेंज तो है, क्योंकि 6% इन्होंने जो बताया है, अगर आप उसके पेपर्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि सेंटर और स्टेट का मिला जुला मिला बिल्कुल। करके हम जीडीपी 6% की तरफ जाएंगे। राइट। तो कॉन्फिडेंस में तो स्टेट्स को लेना पड़ेगा, और एक जागृति अभियान। देखिए, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हो सकती हैं कि वो पावर में हो, जब जनमानस की जागृति हो जाती है कि आपको एजुकेशन पे पैसा लगाना है, इससे समाज का और इससे देश का भला है, तो जन जागृति से अपने आप ही ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स भी इस अभियान में देर सवेर पार्टिसिपेटिव हो आएंगे। जाएंगी। तो ये शिक्षकों का इसमें बहुत बड़ा अब योगदान चाहिए। समाज के बाकी जो वर्ग हैं जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं समाज के साथ में, उनका भी बड़ा योगदान चाहिए कि वो इसकी नीड को, जैसे आप देखिए, अगर आप 10 साल पहले जाइए, आपको लगेगा नहीं कि कोई जनमानुस जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे कोई, मतलब बात करें। एकेडमिक्स में या साइंटिस्ट कोई उसके बारे में बात करते होंगे। बिल्कुल। कुछ सुप्रीम कोर्ट के, कुछ हाई कोर्ट्स के, कुछ एनजीटी के ऑर्डर रहे होंगे, परंतु उस पोल्यूशन की समस्या को, जन जागृति समस्या अगर नहीं जन के बीच में नहीं गई, उसने उसको समस्या की तरह नहीं देखा, तो उस पर प्रेशर नहीं हुआ। अब धीरे धीरे सरकारों को इसके ऊपर चिंता करनी पड़ रही है, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि लोगों ने ये विषय को गंभीरता से लेना शुरू किया। इसी तरह से जब हायर एजुकेशन हो या स्कूल एजुकेशन हो, जैसे जैसे हमारा समाज इसके ऊपर गंभीर होगा और ये जागृति सब में फैलेगी कि शिक्षा, कोई भी हम काम करें, चाहे हम खेती मजदूर हों, लेकिन हमें शिक्षित होना है। हमारे को बेसिक टेनेट सीखना, बेसिक चीजों को हमारे को अपने एज ए ह्यूमन बीइंग अपना डेवलपमेंट करना है, उसमें एक शिक्षा का महत्व है। जैसे जैसे ये बात जाएगी लोगों में, तो फिर सरकार कोई भी होगी, उन सब सरकारों को इस पे स्पेंड करना पड़ेगा। परंतु हमको उन मॉडल्स को भी नहीं कभी भूलना चाहिए। मतलब ये केवल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है।
आप पुरानी जितनी यूनिवर्सिटी भारतवर्ष में बनी या जितने एजुकेशनल संस्थान खुले, उनमें आप, मैं कमर्शलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ऐसे ट्रस्ट नहीं रहे, या ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स नहीं रहे, या ऐसे संस्थाएं नहीं रही क्या, जिनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिन्होंने एजुकेशन को बढ़ाने में शुरुआत के दौर में बहुत मदद किया है। तो जब हम इसको लेके जाएं तो जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने हैं, क्या हम उनको कंपेल कर सकते हैं किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा भी कि भाई आपको जैसे अपने कामगारों को उनकी सुरक्षा, उनके रहन सहन, उनके खान पीन की व्यवस्था करने के लिए कोई मिनिमम वेजेस देना, तो अपने जो वर्कर हैं उनके फैमिलीज में जो एक सर्टेन एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए भी एजुकेशन का प्रावधान कराना भी उसी में सम्मिलित है। तो संस्थाएं भी आगे आए, जो लोग जहां जहां पर जिस तरह से भी अपने रोजगार को कमा रहे हैं, वो रोजगार देने वालों को ये ज्ञान हो और उनके ऊपर एक तरह के कहीं से बाइंडिंग भी आए कि ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लालन पालन, उनकी फैमिली की या उनकी इनकम के साथ साथ में स्पेंडिंग हमको इस क्षेत्र में भी करना है। तो धीरे धीरे अच्छा, इसके अंदर बढ़ सकती है। और इसमें मतलब मैं शब्द चाहे धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो ये सब बहुत जल्दी में ही करना होगा। ये जागृति भी बहुत जल्दी में आनी पड़ेगी और ये प्रावधान भी बहुत जल्दी लाने पड़ेंगे। और जन जागृति के बाद में सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और सारे बाकी संस्थाओं को मिलजुल करके इसमें अपनी भागीदारी इस तरह से बढ़ानी होगी कि जो एक्चुअल एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत को सशक्त भारत बनाने के, उसमें ये एक बहुत बड़ा योगदान ये शिक्षा के माध्यम से मिल सकता है। तो ऐसी कोई नीति जो सबको इंक्लूड कर ले, सबको मिला ले, तो उस पे पॉलिटिक्स अपार्ट उसको छोड़ करके भी सबको आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा आपका सुझाव है और उससे मुझे भी एक क्लू मिला। मे बी वो भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे कंपनीज के लिए जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं 2% उनके प्रॉफिट को कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना। सीएसआर का दायरा बहुत बड़ा है, तो इस शिक्षा को भी सीएसआर के दायरे में लाया जा सकता है जी। कुछ तो बड़े ग्रुप्स ने ऑलरेडी किया है, जैसे विप्रो ने और शिवनादर यूनिवर्सिटी बनी है, एचसीएल ग्रुप ने और विप्रो ने खोला है और वो अपना सीएसआर के स्पेंडिंग कर रहे हैं। आई थिंक अगर ये अवेयरनेस एक कॉर्पोरेट लेवल पे भी फैलाई जाए और जितने हमारे बड़े उद्योगपति हैं जो बड़े कंपनी चला रहे हैं उनको भी प्रेरित किया जाए, तो जो आपने बोला अगर दोनों का समावेश कर दिया जाए कि अपने कामगारों के बच्चों के लिए सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा की भी गारंटी हो और उसमें वो स्पेंडिंग वहां लगाए, तो शायद एक देखिए, उसमें मैं भी। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनमानुस की भी कोई मतलब कमी नहीं, जो इसको एक बार आप लोगों को सही तरह से अगर बताएंगे तो वो लोग भी इसमें पैसा वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड खुला, एक आपदा हमारे पे आन पड़ी, लोगों ने खुल करके उसमें खूब कंट्रीब्यूट किया। केयर फंड में खूब बिल्कुल एलुमनाई, सही, एलुमनाई का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा। अभी विश्व के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें आप देखिए एलुमनाई सब स्टूडेंट, और जगह इवन वहीं क्यों, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर श्रीराम कॉलेज का एग्जांपल लीजिए, वहां पर एलुमनाई जो है बहुत खुले मन से कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर इसकी मास अपील हो और लोगों में कॉन्फिडेंस ये बने कि टीम हमारे दिए हुए पैसे का मिसयूज नहीं होगा और वो सही जगह पे लगेगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भारत के ज्यादातर नागरिक जो जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं या जितना भी इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शिक्षा के लिए, वो लोग खुल करके सामने करेंगे। आएंगे। और आप देखिए हमारा इतना बड़ा देश है, उतने बड़े देश में 10% लोगों भी इससे सेंसिटाइज होंगे तो आप एक बहुत बड़ा रिसोर्स जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। बस विश्वास लोगों में दिलाना पड़ेगा कि इसका कोई मिसयूज नहीं होने वाला। बिल्कुल सही सर, इस विश्वास के लिए कहीं ना कहीं रोल गवर्नेंस का भी आता है। और हायर एजुकेशन आपने बोला बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, कुछ ऑलरेडी चल रहे हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक सुदृढ़ गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जरूरत है। और जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर किस तरह का गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप सोचते हैं जो कि जरूरी है
क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए काम तो ऊपर से ही होगा। गवर्नेंस अच्छा नहीं होगा तो नीचे परकोलेट भी नीचे ठीक से नहीं होगा। तो क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि होना चाहिए जिससे इनके इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो? जी, आपने बहुत ही मतलब एक और मैं इसको कहूँगा कि मतलब रिलेवेंट के साथ-साथ में ये एक इस तरह का विषय है जिसके ऊपर डिबेट भी है। ख़ास तौर पे टीचिंग कम्युनिटी में इसको लेकर के बहुत बड़ा डिबेट है। क्योंकि जो प्रेज़ेंट व्यवस्था है, उस प्रेज़ेंट व्यवस्था से निकल कर के हम एक ऐसी व्यवस्था में जा रहे हैं, जहाँ पर लोगों का ये मानना है कि शायद इसमें ओवर सेंट्रलाइज़ेशन तो नहीं हो रहा कहीं या ओवर सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर तो नहीं हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसके प्रावधान ठीक से किए गए तो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग जो है, अगर यूनिफॉर्म तरीके से हो जाए, परंतु उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि भागीदारी जो है इसके अंदर मेजर और गवर्नेंस का जो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, वो एकेडमिशियन, रिसर्चर या समाज के प्रतिष्ठित लोग ही होंगे। इसको पॉलिटिकल एक उससे थोड़ा दूर किया जाए और साथ में उसमें ये प्रावधान भी रखे जाएं कि आप गवर्नमेंट के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हमारे ऑलरेडी भी चल रहे हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अब कमर्शियल एंगल खत्म करें। मतलब उसको एज ए शॉप या एज ए कमोडिटी, ना तो एजुकेशन कमोडिटी है, ना ही ये बिजनेस है। ये दोनों मॉडल्स का ये विश्वास जनरेट करना पड़ेगा और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि टीचर्स की भागीदारी हो और रिसर्चर्स की भागीदारी हो, जो इस विषय को समझते हैं उन लोगों की भागीदारी हो, तो मेनली उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब कई बार यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस किस तरह का होगा, लोगों के मन में ये एप्रीहेंशंस हैं और हो सकता है ठीक भी हो, क्योंकि कई बार जिस तरह का ऑटोनॉमस कॉलेजेस का मॉडल 86 की 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा के बाद में जिस तरह से चले, अभी अगर आप सही मायनों में उनकी एनालिसिस करेंगे तो बहुत कम ही ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस बन पाए जो उन मानकों पे, जिन मानकों पे किसी ने उनकी परिकल्पना शायद की होगी, उस पे खरे उतरते हैं। और उसके अंदर ज्यादातर जो है वो सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज की तरफ शिफ्ट किया। मैं मतलब इसका पूर्ण रूप से विरोध तो नहीं करता, जो लोग दे सकते हैं वो दें, परंतु जब गवर्नमेंट मान के ये चल रही है कि हमने जीआर 50% करना है और उसमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो केवल और केवल ये कह देने से कि हम कुछ स्कॉलरशिप का प्रबंध कर देंगे, क्योंकि जीविका सिर्फ स्कॉलरशिप से और उससे नहीं, उससे थोड़ा नहीं मदद तो मिल जाती है, परंतु सब काम पूरे उनसे नहीं हो पाते। नहीं हो सकता। इसलिए जो मॉडल बने वो अफोर्डेबल फी मॉडल बने, जहां पर किसी व्यक्ति को फी देने के अंदर, चाहे वो हायर इनकम ग्रुप से भी क्यों ना आता हो, लेकिन वो अफोर्डेबल हो, तो उसका एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और गवर्नेंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पास में विजनरी लोग इस तरह के होंगे जो इस फील्ड को डील करते हैं, वो बहुत सारे काम इस तरह के कर सकते हैं जिससे कि स्पेंडिंग भी कंट्रोल में रहे, गवर्नमेंट से जो पैसा आया वो सही जगह इस्तेमाल भी हो, उसका मिसयूज ना हो, और डेवलपमेंट भी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो करंट में है उनका भी हो, नए भी खुल सके, तो धीरे धीरे फिर इसको। लेकिन कई बार ये बातें आ रही हैं कि इसमें से जैसे उनको लगता है कि जी ये तो, अब मैं तो खुद ही मतलब इलेक्ट होकर के एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया हूं, हम्म, लेकिन मुझे तो कभी ये इससे लगा नहीं कि हम कोई मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी, हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षकों के क्या राइट्स होने चाहिए, तो गवर्नेंस के नाम पे हम अगर किसी शिक्षा संस्थान का एकेडमिक ऑटोनॉमी को हरण करने की कोशिश करते हैं, या हम गवर्नेंस के नाम पे उन पे कुछ चीजें थोपने की कोशिश करते हैं, या शिक्षकों के जो खुलापन चाहिए, जो ओपन स्पेस चाहिए, उसका हनन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर समस्या बढ़ेंगी। तो ये एप्रीहेंशन जो है टीचिंग जगत से, या जो टीचर्स में पढ़ाने वाले हैं, जो प्राध्यापक पढ़ाने वाले हैं, उनमें से इसको बिल्कुल दूर करना होगा। उनका इन्वॉल्वमेंट पूर्ण रूप से रहे, उनकी से रहे, उनमें कॉन्फिडेंस रहे, उनको छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना ना पड़े, क्योंकि कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि शिक्षक और
शिक्षार्थी दोनों का के ऊपर कोई इस तरह के प्रेशर ना हो जिससे कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डिरेल होता है। मान लीजिए कि एग्जामिनेशन का ही बहुत ज्यादा वजन उसके ऊपर रहता है, तो शिक्षार्थी भी, उसके ऊपर अपनी सस्टेनेंस का दबाव है, फैमिली का दबाव है, जेंडर की वजह से दबाव है, तो फिर उसका जो हम अचीव करना चाहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से वो नहीं होगा। इसी तरह से शिक्षक के लिए भी है। अगर उसके पास में इस तरह के गवर्नेंस मॉडल उसमें आ जाए शिक्षण संस्थानों में, जहां पर पेपर वर्क पे और उसको फ्री स्पेस से निकाल दिया जाए और उसके सोचने समझने की शक्ति को कुछ खास तरह के, और मुझे लगता है कि बल्कि ये जो अभी तक रोट लर्निंग का मॉडल चल रहा था, बिल्कुल फिक्स सिलेबस का मॉडल चल रहा था, उससे निकल करके ज्यादा सशक्त शिक्षक को करेंगे, शिक्षक संस्थानों को करेंगे, उसकी आइडियाज को वेलकम करेंगे, उसके इनोवेशन को वेलकम करेंगे दोनों तरफ से, तो ही फिर ये संभव होगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हर एक का इन्वॉल्वमेंट करें, क्योंकि जब मुझे लगेगा कि ये मेरा शिक्षक, मतलब मैं नौकर नहीं हूं, ये मेरा काम है, मेरा मेरा सिर्फ ये एक ब्रेड एंड बटर की नहीं, बल्कि एक देश निर्माण का जो सही मायने में, मतलब गुरु की डेफिनेशन में जब हम पहुंचेंगे, जब हम टीचर से गुरु की तरफ जाएंगे, तो फिर उसके लिए तो उसका इन्वॉल्वमेंट और उसकी से को गवर्नमेंट को बढ़ाना ही पड़ेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के नाम पे अगर कहीं पे कोई कंप्रोमाइज होता है आपके राइट्स के साथ में भी, या आपकी सर्विस कंडीशंस के साथ में, या उस नाम पे कि भाई हम कितना खर्चा कर सकते हैं उसको हम कंट्रोल करें, या स्टूडेंट के ऊपर उसका बर्डन सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर पे बढ़ता चले जाएगा, तो फिर जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होने की आशंका रहती है। तो इसका एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस जनरेट करने की जरूरत है। जो फंडिंग पैटर्न्स हमारे खास तौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट, उसको और सशक्त करने की जरूरत है, और सुविधाएं देने की जरूरत है, सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भागीदारी। बेहतर करने की जरूरत है, तो वो इंश्योर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। और आपकी बात से ऐसा समझ में आ रहा है कि सबसे कॉम्प्लेक्स इश्यू यही होने वाला है। सबकी भागीदारी चाहिए। और इसमें दो पैराडॉक्स हैं सर। मैं देखता हूँ कि एक तरफ हम बात करते हैं गवर्नमेंट फंडिंग हमको मिलेगी, सस्टेनेबल होने चाहिए ऑटोनोमस कॉलेजेस, और अच्छे शिक्षक चाहिए तो आपको उनको अच्छी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। तो दोनों साइड मीट करनी है, और अच्छा उसके लिए खर्चे भी बढ़ेंगे। तो डिग्निटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए शिक्षक की। सबसे पहले उसकी सर्विस कंडीशंस देखिए क्या है, सैलरी तो बाद में एक कंपोनेंट, सैलरी भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सर उसकी डिग्निटी, उसको फ्री स्पेस, उसकी ऑटोनॉमी, उसको लगे कि भाई मेरी से है, तो जैसे उसकी डिग्निटी। अगर कोई मान लीजिए इस तरह का बाई चांस किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लाल फीताशाही का, तो रिसर्च में भी उसको हर्डल्स होते हैं, उसके लिए बहुत तरह के मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं। हम मिसयूज नहीं होना चाहिए जो हमारे इसीलिए को गवर्नेंस का रोल है, जो आपने गवर्नेंस का प्रकाश रोल है, तो डाला कि मिसयूज नहीं गवर्नेंस होना का रोल चाहिए, वही है। परंतु वो फ्रीडम जो चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए, वो भी उसको एक इंश्योर सुदृढ़ करना। गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। सुदृढ़ लेकिन पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेट। इसी से रिलेटेड सर, जब हम गवर्नेंस की बात करेंगे तो आपने भी इस बिंदु पे प्रकाश डाला, और आपने उस पर एम्फसाइज भी किया कि शिक्षक एक बहुत अहम इसमें किरदार निभाने वाला है। शिक्षक का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चूंकि शिक्षा क्षेत्र से न सिर्फ सालों से जुड़े हैं, आप शिक्षक संस्थाओं को भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों के लिए क्या चैलेंजेस इस नई शिक्षा नीति से आने वाले हैं, और वो कैसे अपने आप को इक्विप करें कि इस शिक्षा नीति में वो अपना योगदान भी दें, और उससे हमारे समाज को भी कुछ फायदा हो? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। मैं कहूँ कि आपने बिल्कुल ऐसी बात कह दी है। देखिए, जिस एजुकेशन सिस्टम के हम प्रोडक्ट हैं, अब जिससे हम खुद बन के निकलते हैं उससे प्यार तो होता है। तो अभी केमिस्ट्री पढ़ाने वाले को केमिस्ट्री के अलावा दूसरा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले को इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट पढ़ाने वाले को उससे प्यार है। और यहाँ क्या बात हो रही है कि भाई हमको तो फ्लेक्सिबिलिटी मल्टीडिसिप्लिनरी और रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब बिल्कुल। मेरा विद्यार्थी जो है वो ऐसा मुझे लगने लगे, तो उस फ्रेम ऑफ माइंड से मुझे शिक्षक को बाहर आना पड़ेगा कि मेरा विद्यार्थी केमिस्ट्री का छात्र होते हुए भी इकोनॉमिक्स में अच्छा करता है, तो मेरे को उसको इनकरेज करना है। तो ये जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, इस कंपार्टमेंट से अपने आप को बाहर निकालना,
ये शिक्षक के लिए एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है इस एजुकेशन पॉलिसी में माइंडसेट आने चेंज वाला, करना माइंडसेट पड़ेगा, अपना और सबको माइंडसेट चेंज करना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल कार्य होता है, होता है। परंतु असंभव भी नहीं है। बिल्कुल, जैसे जैसे असंभव कुछ भी नहीं। उसके देखिए शिक्षक के को जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि हमारे स्टूडेंट के हित में है, तो वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को उसके हिसाब से मोल्ड भी करता है, चाहे वो करिकुलम चेंजेस ही रहे हों। फिर नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना। अभी क्या है कि मैं आपसे इस कंप्यूटर मतलब मेरे तो जब कभी मैंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन भी की थी तो ये कंप्यूटर नाम की चीज़ तो नहीं थी, लेकिन हमने धीरे बिल्कुल, धीरे अपने आप को इसमें ढाला, नई जो हाँ, टेक्निक्स आई उसके हिसाब से भी अपने आप को ढाला। जरूरी थोड़ी था कि मैंने वो उन सब चीज़ों को अपने रिसर्च लेवल तक भी इस्तेमाल ना किया हो, परंतु जैसे जैसे बदलाव हुआ उस बदलाव में अपने आप को ढाला। तो शिक्षक को तैयार रहना होगा बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये तो लॉ ऑफ नेचर है, चेंज तो होना है, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और शिक्षक को थोड़ा ओपन माइंड के साथ में इस पूरे को, और विश्वास के साथ में, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर शिक्षक में विश्वास आएगा ये अच्छे के लिए, भले के लिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिक्षक इसको एक्सेप्ट भी करेगा, उसके हिसाब से अपने को मोल्ड भी करेगा और आगे ले जाएगा। इसमें फिर गवर्नेंस और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है कि वो कैसे इन चीजों को प्रेजेंट करेंगे, ना केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी। और वो भागीदारी से ही होगा, जितना इन्वॉल्वमेंट आप शिक्षकों का इसमें करेंगे तो धीरे धीरे फिर लोग आएंगे इस क्षेत्र में आगे। सर समय की बाध्यता है, आपके साथ चर्चा में काफी आनंद आ रहा है और बहुत सारे दिमाग में प्रश्न भी आ रहे हैं, आपसे ज्ञानवर्धन भी हो सकता है, लेकिन समय की बाध्यता है तो मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करूंगा। और अ, आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, जब हम विश्व रैंकिंग में बात करते हैं तो हमारे यहाँ के संस्थान काफी पीछे हैं। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से हम लोग इतना पीछे हो जाते हैं, जबकि चाइना ने अगर टारगेट लेके काम किया तो आज टॉप यूनिवर्सिटीज में चाइनीज यूनिवर्सिटी आने लगी। कहीं ना कहीं इसमें रिसर्च के रोल की भी बात होती है कि रिसर्च की गुणवत्ता बढ़ाने की भी जरूरत है। चाहे मैं खुद आईआईएम में काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उच्च संस्थानों की विश्व रैंकिंग देखते हैं तो हमारे यहाँ के आईआईटीज और आईआईएम्स काफी पीछे है, जबकि छोटी छोटी जगहों से आप देखिए सिंगापुर से भी और हांगकांग से भी हमसे बहुत आगे हैं। बस आखिरी आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है और हमको इसमें क्या सुधार की जरूरत है ताकि गुणवत्ता हमारी बढ़े, लोगों को हमारी शिक्षा पद्धति पे यकीन होना शुरू हो, और तब हमारे यहाँ बाहर से लोग आए। अभी हमारे यहाँ बाहर से लोग पढ़ने नहीं आते, आते भी हैं तो बहुत छोटे देशों से आते हैं। हम जाते हैं सब जगह पढ़ने, और ये अच्छा खासा एक इकोनॉमिक साइकिल इसमें जुड़ा हुआ है। हमारा बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्स विदेशों में चले जाता है उनकी बड़ी यूनिवर्सिटीज के। उसको रोका जा सकता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता देखिए आपने अपने प्रश्न का जवाब भी खुद ही दे दिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। है? जी, देखिए क्या है क्या, क्योंकि जो दो एक डिवाइड है, पूरे विश्व में एक डिवाइड है। एक नोशन है ये डेवलप्ड नेशंस हैं, ये डेवलपिंग नेशंस हैं, ये अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं। ये एक क्राइटेरिया किसी भी माध्यम से, इकोनॉमिक फोरम से या किसी माध्यम से ये बना बन दिया गया। डिवाइड। ये डिवाइड जब बना दिया तो किन कारणों से वो ऐसे पैरामीटर्स बनाए वर्ल्ड रैंकिंग के जिससे उनके विश्वविद्यालय तो ऊपर रहे और जो एक्चुअल शिक्षा देने में सक्षम हैं भी और जहाँ के शोधकर्ता भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा नीचे ही रहेंगे। मतलब देखिए आईआईटीज के या आईआईएम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वर्ल्ड रैंकिंग तो चाहे वो नीचे रखते हो, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां उनको हायर करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, उन्हीं नहीं, डेवलप्ड इसमें एक कंट्रीज के। एक तथ्य मैं और जोड़ूंगा सर। हाँ सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमारे भारतीय शिक्षक विद्यमान है, कई जगह तो वो डीन और रेक्टर और प्रो चांसलर की तरह भी काम कर रहे हैं। सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड्स उठाइए तो उसमें बहुत सारी जगहों पे हमारे हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। वही आईडीआईएम से पढ़ के गए हैं, लेकिन आईडीआईएम की रैंकिंग वही काफी। है ना, ये सारा इकोनॉमिक्स का खेल है, क्योंकि उनको भारत से या डेवलपिंग कंट्रीज से उसको वो मार्केट की तरह देखते हैं। वो शिक्षा को एक मार्केट की तरह से देखते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, कि हमारे यहाँ लोग बाहर से पढ़ने आए तो उन्होंने पैरामीटर्स भी ऐसे बनाए हैं
जिससे कि उन्हीं की यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में ऊपर की रैंकिंग की नजर आती, मतलब एक कारण मैं सिर्फ बता बिल्कुल। रहा हूँ। जैसे कि आप कहें कि यूएनओ कोई गोल्स बनाता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रही, तो भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड के बनाए हुए सस्टेनेबल गोल्स के साथ मैच कर जाएंगे। बिल्कुल। हमारी नीड्स अलग हैं, हमारे यहाँ पर पूरी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो कंडीशंस भी डिफरेंट है, नीड्स भी। जिस दिन हम पैरामीटर्स बनाने लगेंगे कि वर्ल्ड रैंकिंग के पैरामीटर्स क्या होंगे, आप देखेंगे कि सडनली जो है टॉप 50 के अंदर इंडिया के आईएम्स, आईआईटीज और दिल्ली विश्वविद्यालय और कौन कौन से विश्वविद्यालयों के नाम आने शुरू हो जाएंगे। नंबर्स, मैं मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, कितने विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में एनरोल्ड हैं, ये पैरामीटर नहीं होगा ना, वरना तो हम लोग टॉप कर जाते। हमारे तो एक एक कॉलेज में उतने बिल्कुल। विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट ले रहे हैं शिक्षा, जितना उनकी पूरी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर अंडर ग्रेजुएट से लेकर के और रिसर्च तक के पूरे स्टूडेंट नहीं। आज आप कंपेयर करिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय किसी आम कॉलेज में 4000 की अगर स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के इतनी, मतलब ये पैरामीटर उन्होंने नहीं रखा होगा। फिर वो टीचर टॉट रेशो का या इस तरह का, अभी क्या है कि ये कई उन्होंने पैरामीटर इस तरह के बना रखे हैं जो उनको, एक ये कारण, सिर्फ एक, मतलब मैं ये इसको ओनली राइट। रीजन नहीं बताता। दूसरा, ऑफ कोर्स हमारे पास में हमारी अपनी और समस्याएं हैं जिन पे प्राथमिकता सरकारों की रहती है। उन समस्याओं की वजह से उनको दूर करने की, जिसमें आप गरीबी से लेकर के और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसको लेकर के जो समस्याएं, विभिन्न समस्याएं हैं, उस कारणों से भी एक, जिस तरह का शोध में इन्वेस्टमेंट, जिस तरह का हायर एजुकेशन में अब तक इन्वेस्टमेंट या इवन एजुकेशन के लेवल पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, बिल्कुल। सिक्योरिटी के साथ में और श्योरिटी के साथ में, वो नहीं हो पाया। हमको एक इस तरह का अप्रोच जरूर चाहिए होगा, जिसको हम कहते हैं कि ये लाइट तो है लेकिन बड़ा टाइट सिस्टम है। राइट। तो उस बिल्कुल अप्रोच सही। पे पहुंचना पड़ेगा, और उस अप्रोच के साथ में आप देखेंगे कि हमारी फिर धीरे धीरे जो है वर्ल्ड में भी, और सही आपने बिल्कुल कहा, उसके अंदर ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पार्ट भी रहता है कि भाई कितने स्टूडेंट जो हैं वो अब कौन सी देशों में किन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो वो ज्यादातर अट्रैक्ट करने को, आप देखिए कितना एडवर्टाइजमेंट ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज या कनाडा की यूनिवर्सिटीज या ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज आज की तारीख में भारत जैसे देशों में करते हैं। अभी हमारे विश्वविद्यालय तो इस लड़ाई में अभी पहुंचे नहीं, मतलब उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया नहीं। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब थोड़ा सा हम अपने आप को थोड़ा संगठित कर लेंगे और हम भी अपना प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो एडवर्टाइजिंग का भी है, तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तो बिल्कुल। केवल बाहर के विश्वविद्यालय या बाहर की फैकल्टीज को ला कर वाला जो मॉडल अभी तक चलाने की कोशिश किया कि इससे हमारा वर्ल्ड रैंकिंग सुधरेगा, इस शिक्षा नीति में इसके प्रावधान तो हैं कि हम कुछ टॉप यस। रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को भी यहाँ लाएंगे, लेकिन तब लाएं, इसका प्रावधान करें कि हम उस देश के साथ में ऐसा एमओयू करेंगे जो हमारे विश्वविद्यालयों को भी वहां जगह देगा। तो इस तरह के प्रावधान होंगे तो फिर हम वर्ल्ड मैप पे भी नजर आने लगेंगे, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास हमारे एजुकेशन सिस्टम का और हमारी जो नॉलेज सिस्टम का रहा है, जैसे जैसे वो विश्व में प्रचलित होगा, आप देखना कि पूरा विश्व और वहां का जो सिटीजन है, वहां का जो समाज है, वो धीरे धीरे हमारी तरफ आकर्षित होकर के एक बार फिर से हम उसी फ्रेमवर्क में पहुंचेंगे। इसीलिए अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को, अपनी धरोहर को सामने ला करके विश्व के पटल पे सही मायनों में रखना, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी और ठीक है। और अगर इसे हम कोरिलेट करें हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से, तो पहले भारतीय प्रधानमंत्री का दुनिया में क्या ओहदा होता था, कितना रिस्पेक्ट मिलता था और अब कितना मिलता है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मार्केटिंग की भी जरूरत है, अपनी चीजों को, तथ्यों को बहुत मजबूती के साथ दुनिया को बताने की भी जरूरत है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते थोड़ा सा ध्यान इस पे भी लगाने की जरूरत है वर्ल्ड फोरम में। अगर मजबूती से प्रधानमंत्री जी बात रखेंगे तो दुनिया सुनेगी भी,
क्योंकि पैरामीटर्स हमको कुछ अपने हिसाब से चेंज कराने की जरूरत है। आपकी बात से मुझे क्लू मिलता है, उनके पैरामीटर में एक इंटरनेशनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। हमारे यहाँ कितने देशों के छात्र पढ़ते हैं? हमारे यहाँ सर 24, 28, 29 प्रदेश है। हर प्रदेश अपने आप में यूरोप की एक कंट्री से बड़ा है। क्यों ये पैरामीटर नहीं बनता कि जब हम ये बात करते हैं कि हम बताएं हमारे यहाँ 24 प्रदेशों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं उसको इंटरनेशनल के पैरामीटर में काउंट किया जाना चाहिए? और इस बात को मजबूती से रखा जाए कि साहब आप यूरोप में छोटे छोटे पोलैंड से निकले, रोमानिया पहुंच गए, रोमानिया से निकले जर्मनी पहुंच गए, आपने कहा हमारे तो 15 कंट्रीज के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे भी हर प्रदेश एक कंट्री से कम थोड़ी। आज अगर बिल्कुल मैं जैसे आयन त्रिची की बात करूं तो हमारे यहाँ 24 देशों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये क्या इंटरनेशनलाइजेशन से कम थोड़ी है? 24 हमारे यहाँ भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न प्रांत की सब चीज बिल्कुल अलग है, कल्चर अलग है, तो उनको क्यों नहीं माना जा सकता? आपका बिल्कुल सुझाव बहुत अच्छा, और उससे मुझे उसी से मुझे आइडिया भी आ रहा है कि अगर इस तरह की चीजों को ऊपर सरकार की तरफ से ये मजबूती से रखा पैरामीटर जाए। बन जाए, कि ये हाँ, पैरामीटर बन पैरामीटर जाए, हमारे तो फिर हिसाब से। आपके और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग बढ़ जाएगी। लेकिन बिल्कुल वर्ल्ड दुनिया के पटल हमें पे तो अपनी अभी ये बात नहीं को है। रखना पड़ेगा और अपनी ये बताना पड़ेगा कि गुणवत्ता है हमारे यहाँ। जी तो पुराना एक शेर है, शायर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मूवीज में वो चलता था तो मुझे याद रह गया कि वो बता तेरी रजा क्या है, कि क्या तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जी खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ हाँ, तो खुद ही को कर बुलंद इतना, तो वो आवश्यकता है। हम अपने को बुलंदी से रखेंगे तो हमको दुनिया सुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो विचार दिए उसी से ये विचार में आया। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अभी तक जो हमारा मतलब हमारे को विश्व के स्तर पे जिन लोगों के हाथ में हाँ, एजुकेशन व्यवस्था रही है, आप जानते हैं एक खास तरह के आइडियोलॉजिकल उसका बेस था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उन लोगों ने हमारे को अभी तक जो है उस तरह से प्रोजेक्शन हम लोगों का किया ही नहीं, और खास तौर पे अपनी धरोहर को तो बिल्कुल ही उन्होंने भुला दिया और उसको साइडलाइन करने की कोशिश करी, बल्कि ये प्रूव करने की कोशिश की कि हम देखिए ये इसमें भी एक पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स है। आप जो देश निरंतर बहुत गति से आगे बढ़ रहा हो, उसको ब्रेक लगाने का एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट रहता है कि भाई आगे बढ़ रहा है, इसको रोकना कैसे है। तो उसके युवा को आप डिमोरलाइज करिए, उसको विश्वास ये दिलाना की कोशिश करिए बाहर से किसी दबाव के कारण कि आपके यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, ठीक। आपके यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, आपके यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, आपके यहाँ पर बाकी सब चीजें भी ठीक नहीं है। उसके मनोबल को तोड़ने की भी एक साजिश रहती है, जिसको हमको ओवरकम करना पड़ेगा अपने विश्वास के साथ में, अपने नॉलेज सिस्टम के हिसाब से। हमको अपने आप को पूरे विश्व में ऐसे प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम ही विश्व गुरु हैं। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है, और हम हैं वाकई में, हमारे पास ऐसे ऐसे खजाने पड़े हैं जिनको आगे लाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके विचारों से बहुत सारी चीजों